प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने व्याकरण के कुछ अध्यायों का अध्ययन किया था ऑनलाइन क्लास में। आज हम कक्षा 9 में हिंदी क्षितिज की बुक है वो शुरू करने जा रहे हैं। उसमें दो भाग है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में कहानी, रिपोर्टाज, लेख ये वगैरह सब है, और काव्य खंड में हम देखेंगे तो पद, सवैया, कविता ये सब आएगी। आज हम सबसे पहले गद्य खंड का पहला जो अध्याय है, प्रेमचंद की कहानी है एक, दो बैलों की कथा, उसका अध्ययन करेंगे। उसमें हम सबसे पहले चलते हैं कि हमें प्रेमचंद का थोड़ा सा परिचय पढ़ना है। प्रेमचंद के इस परिचय में हम चलते हैं कि प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता। शिक्षा उनकी बीए तक हुई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, यानी उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उसी के चलते उन्हें नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और अपना पूरा जीवन लेखन कार्य में समर्पित कर दिया। 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इस महान कथाकार कहानीकार ने अनेक कहानियां लिखी, जिसमें मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवादान, प्रेमाश्रम, रणभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों का भी अद्भुत और आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को वो सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। आपके अध्याय में जो कहानी है दो बैलों की कथा, उसमें प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए तो प्रयास करना पड़ता है, तब जाके स्वतंत्रता मिलती है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। हम शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत अच्छी कहानी है ये, आप अच्छी तरह से इसको पढ़ते जाइए और समझते जाइए। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ये बात सही है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो हम उसके कहते हैं कि क्यों ये जानवरों जैसी हरकत करता है, या ये कहते हैं क्यों ये गधे जैसी हरकत करता है। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सींग का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना है, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाय जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेले कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुशी होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाए रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना आदर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं,
फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो शायद सभ्य कहलाने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि परतंत्रता कितनी बुरी होती है। लोग परतंत्रता में जकड़ जाते हैं और अपनी उदारता के चलते उनको परतंत्रता का जीवन जीना पड़ता है। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों के गण्य बना दिया, बराबर बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चे के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ एवं सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। अब यहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है। अब इस कहानी को ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छी और व्यंग्यास्पद और सामाजिक चित्रण की स्वतंत्रता से परतंत्रता से जुड़ी हुई कहानी है। जूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। एक गरीब इंसान जिसका नाम जूरी काची है, उसके दो बैल थे, एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति का मतलब आधे आधे रंग के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। क्योंकि जानवर बोल नहीं सकता, इसलिए वो अपने चेहरों और शरीर के हाव भाव से ही अपने विचार विमर्श करते थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम जानवरों की भाषा को नहीं जानते, इसलिए वो आपस में क्या बात करते हैं हम नहीं कह सकते। अवश्य उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, यानी लड़ाई झगड़े के नाते से नहीं, वो सिर्फ हंसी मजाक के रूप में वो एक दूसरे से सींग भी मिला लेते थे। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, गोल गप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती, यही प्रयास होता कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते थे और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। नांद का मतलब होता है पशुओं को चारे डालने का जो जगह होती है, जो स्थान होता है, उसको हम नांद कहते हैं। यहाँ तक इस पैराग्राफ में, इस पूरी कहानी में दोनों बैलों के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से रहते थे और क्या कर लेते थे। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोही ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गोही का मतलब है दो बैलों की जोड़ी को गोही कहा जाता है। बैलों की जो जोड़ी है उसको गोही कहा गया है। अब उनको घर भेजना, अपने जो जूरी काची था वो बैलों को अपने ससुराल भेजा तो उनका साला उनको लेने आया, और जब उनको लेने के लिए गया तो उसको बहुत परेशानी हुई। दांतों पसीना आ गया मतलब बहुत ज़्यादा उसको परेशानी हुई। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता
तो दोनों पीछे की ओर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके झुकाते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मत जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? बैल ये सोच रहे थे कि उन्होंने बेच दिया, जबकि झूरी ने अपने ससुराल में उन दोनों बैलों को काम करने के लिए भेजा, लेकिन बैलों ने यह सोचा कि उसने हमें बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, यानी बहुत दुखी थे दोनों। जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, यानी अपने न लगकर पराये लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे की कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी सभी सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगे टुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, दो अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। यहाँ तक कि कहानी को आप थोड़ा सा संक्षेप में समझिए कि झूरी के पास, काची के पास जो दो बैल थे, उन दो बैलों को झूरी ने बहुत ही लाड चाव और स्नेह और प्यार से पाला था। उनको खाने पीने की बहुत कुछ चीजें देता था, उनका बहुत ख्याल रखता था। अब झूरी को उन दोनों बैलों को अपने ससुराल भेजना था। उसका साला उनको लेने आया, साला उनको वहां से ले गया। लेकिन जब उस गांव में गए, दूसरे नए घर गए, नए गांव गए, नए आदमी के पास गए, तो उन्हें वो परायापन महसूस हुआ। और उन दोनों बैलों ने अपनी मूक भाषा में बात करके जब पूरा गांव सोया होता तब पगे तुड़ा डाले। पगे मतलब जो उनको बांधने की जो रस्सी बांधी हुई थी उसको तुड़ाकर वो दोनों घर की तरफ दौड़ पड़े। अब सुबह झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। वो वहां से दौड़कर उसके साले के, अपने झूरी के ससुराल से दौड़कर वापस झूरी के घर आ गए और चरनी, जहां उनको चारा डाला जाता है, जहां वो चरते थे, वहां वो खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव यानी जो बांधने की जो रस्सी होती है वो उनके लटकी हुई थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है, यानी क्रोध भी आ रहा है और उनको प्यार भी आ रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी उन दोनों को देख के बहुत प्रसन्न हुआ, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए और अपने घर से, और अभिनंदन पत्र मतलब उनको सम्मानित करना चाहिए। और जितने भी जो बच्चे थे वो सभी अपने अपने घर गए और कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर मतलब आटे का जो आटा छानने के बाद जो बचता है उसको चोकर कहते हैं। और कोई भूसी लाया, यानी अनाज के निकालने के जो छिलके हैं वो लेके आया। इस तरह से आज हमने इस अध्याय में इस कहानी के 7 पेचों को पढ़ा है, 3 पेचों को पढ़ लिया है। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे।
बाकी जो शेष है वो